हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। और अपन क्लास ले रहे थे शक्ति की अवधारणा, और शक्ति की अवधारणा में पिछली क्लास में अपन पढ़ा था शक्ति का अर्थ, परिभाषा और शक्ति के विविध रूप। आज की क्लास में अपन ले रहे हैं शक्ति की अवधारणा के तहत शक्ति के विभिन्न सिद्धांत। शक्ति के विभिन्न सिद्धांत। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। शक्ति के विभिन्न सिद्धांतों की यदि बात करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत है। और वर्ग प्रभुत्व का जो सिद्धांत है ये मार्क्सवाद की देन है। वर्ग प्रभुत्व का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि समाज में दो वर्ग है। हमेशा इतिहास से समाज में दो वर्ग होते आए हैं, एक शोषणकारी वर्ग और दूसरा जिसके ऊपर शोषण होता है वो वर्ग। और ये जो वर्ग विभाजन है, इस वर्ग विभाजन का आधार है वो आर्थिक है। और इस आर्थिक आधार पर समाज में हमेशा दो वर्ग रहे। एक आर्थिक दृष्टि से जो विशिष्ट वर्ग था उसको मार्क्सवाद ने नाम दिया है बुजुर्गा वर्ग, और जो आर्थिक दृष्टि से जो कमज़ोर वर्ग है उसको मार्क्सवाद ने नाम दिया है सर्वहारा वर्ग। और ये मार्क्सवाद ये कह रहा है, या ये वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत ये कह रहा है कि ये जो शक्तिशाली वर्ग जिसको बुजुर्ग वर्ग कह रहे हैं, ये सर्वहारा वर्ग का हमेशा शोषण करता रहा है। आज तक का जो इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, और शोषणकारी वर्ग ने दूसरे वर्ग का शोषण किया है। तो वर्ग प्रभुत्व का जो सिद्धांत है वो वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, यदि अपन बात करें पहले सिद्धांत का, तो पहला सिद्धांत है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। तो जैसे कि अपन बात की थी, ये जो वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत है, ये वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत है वो मार्क्सवाद की देन है। पहली बात इसमें ये देखनी है कि वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत को लाने वाला था वो मार्क्सवाद की देन। और ये मानता है जो ये वर्ग है, इस वर्ग का जो विभाजन है वो आर्थिक आधार है। वर्ग विभाजन का आधार वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत ये कह रहा है कि वर्ग विभाजन का जो आधार है वो क्या है, आर्थिक। ये बात है। अब इस आर्थिक आधार पर समाज में दो वर्ग माने। वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत कह रहा है कि समाज में दो वर्ग में एक वर्ग को उन्होंने नाम दिया है बुजुर्गा वर्ग, और दूसरे वर्ग का नाम दिया है सर्वहारा वर्ग। ये आर्थिक दृष्टि से मजबूत वर्ग है और ये आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग है। अब ये मार्क्सवाद ये कह रहा है, या वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत ये कह रहा है, ये जो आर्थिक दृष्टि से जो ताकतवर वर्ग है ये इस वर्ग का हमेशा शोषण करता आ रहा है, और ये शोषण है वो आर्थिक आधार पर होता रहा है। आर्थिक असमानता हमेशा बढ़ती जा रही है। इसलिए ये वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत ये कह रहा है इस वर्ग का या इस शोषण का अंत होना चाहिए। और ये जो अंत होगा उस अंत को कैसे किया जाए, इसके लिए ये कह रहा है एक क्रांति होगी, और वो क्रांति होगी समाजवादी क्रांति। और वो क्रांति करेगा कौन सा वर्ग, सर्वहारा वर्ग है वो बुजुर्गा वर्ग के विरुद्ध क्रांति करेगा। और क्रांति के माध्यम से बुजुर्गा वर्ग जो पूंजीपति वर्ग माना जाता है, इस वर्ग की हो जाती है समाप्ति। और इस वर्ग की समाप्ति होने के बाद में जो ये वर्ग विभाजन था वो समाप्त हो गया, और समाज में सिर्फ एक वर्ग रहा, और वो है सर्वहारा वर्ग। समाज में किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो ये मार्क्सवादी सिद्धांत या वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत ये कह रहा है कि समाज का दो वर्ग है, वर्ग विभाजन का जो आधार है वो आर्थिक है। इस वर्ग विभाजन को समाप्त किया जा सकता है, और समाप्त करने का जो तरीका था वो था क्रांति, और वो भी क्रांति होगी साम्यवादी क्रांति या समाजवादी क्रांति, जिसके माध्यम से सर्वहारा वर्ग के द्वारा बुजुर्ग वर्ग की समाप्ति की जाएगी। तो ये दो वर्ग हो गए, ये है ताकतवर वर्ग और ये कमजोर वर्ग। यानी साथ साथ ये वर्ग के अब तक का जो इतिहास है, अब तक का इतिहास
वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मार्क्सवाद ये कह रहा है कि भाई अब तक का जो इतिहास है वर्ग संघर्ष, आप इतिहास को उठा करके देख लें, जितने भी जो पीछे जो काल चले उसमें हमेशा दो वर्ग रहे, एक मजबूत वर्ग और दूसरा कमजोर वर्ग। मजबूत वर्ग ने कमजोर वर्ग पर हमेशा अत्याचार किए हैं, इसलिए इसकी समाप्ति हो सकती है। इस वर्ग विभाजन की जो ये शोषण है, शोषण की समाप्ति हो सकती है, और समाप्ति का जो माध्यम है वो है समाजवादी क्रांति। समाजवादी क्रांति। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत ये करा है कि एक तो इसमें आपको ये याद रखना है कि ये जो है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, ये मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित है। इस सिद्धांत को लाने वाला मार्क्सवादी वर्ग था। ये करा कि समाज में हमेशा दो वर्ग होते हैं, एक बुजुर्ग वर्ग और दूसरा सर्वहारा वर्ग। बुजुर्ग वर्ग होता है वो ताकतवर होता है आर्थिक दृष्टिकोण से, और ये कमजोर होता है, इसलिए हमेशा बुजुर्ग वर्ग है वो सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है। इस वर्ग विभाजन का जो आधार है, वर्ग प्रभुत्व सिद्धांत करा है, इस वर्ग विभाजन का जो आधार है वो बिल्कुल आर्थिक आधार है। अब ये है कि इस वर्ग विभाजन को या इस शोषण को समाप्त किया जा सकता है, और समाप्त करने के जो माध्यम है वो क्या है? क्रांति। तो ये तो हुआ वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। अब यदि शक्ति की अवधारणा के तहत अपन दूसरा सिद्धांत देखें, तो जो दूसरा वर्ग है वो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत है और ये जो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है, इसमें एक बात तो सेम है, ये भी मानता है कि समाज में दो वर्ग है, और ये विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत ये भी कह रहा है कि समाज में दो वर्ग है। ये जो सिद्धांत कह रहा है कि समाज में जो दो वर्ग है उनका नाम था, एक बुजुर्ग वर्ग और दूसरा सर्वहारा वर्ग, और ये कह रहा है कि समाज में जो दो वर्ग है वो एक विशिष्ट वर्ग है और दूसरा सामान्य वर्ग है। वर्ग प्रभुत्व का जो सिद्धांत ये कह रहा था कि जो वर्ग विभाजन का जो आधार था वो आधार सिर्फ और सिर्फ आर्थिक है। लेकिन यहाँ परिवर्तन ये ध्यान रखना, यहाँ जो वर्ग विभाजन है उस वर्ग विभाजन का आधार आर्थिक नहीं है। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत ये कह रहा है कि समाज में दो वर्ग तो है, लेकिन उन दो वर्गों के विभाजन का जो आधार था वो आधार एक नहीं है, यानी आर्थिक नहीं है। वो अलग अलग हो सकते हैं, आधार अलग हो सकते हैं। नेतृत्व क्षमता का आधार होती है, प्रबंध क्षमता की बात करो, कार्यकुशलता की बात करें या आनुवंशिकता की बात करें, ये जो सब चीज़ें हैं ये वर्ग विभाजन का आधार हो सकता है। तो इसको अपन देखते हैं कि विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत ये भी कह रहा है कि समाज में दो वर्ग है। पहला विशिष्ट वर्ग और दूसरा सामान्य वर्ग, ये दो वर्ग मानता है। अब ये करे जो ये दो वर्ग है, इस वर्ग विभाजन का आधार विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के आधार पर वर्ग विभाजन का जो आधार है का आधार आर्थिक नहीं है, आर्थिक नहीं है। ये मानता है वर्ग विभाजन के अनेक आधार है, जैसे कि मान लो नेतृत्व क्षमता, नेतृत्व क्षमता, अपन मान लो प्रबंध क्षमता, कार्यकुशलता, आनुवंशिकता, ये इसके सिवाय और भी बहुत सारे आधार है। नहीं, वो कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आर्थिक आधार नहीं, आर्थिक आधार के साथ साथ में बहुत आधार है। तो ये जो वर्ग विभाजन है, कोई नेतृत्व क्षमता के अनुसार, कोई प्रबंध क्षमता के अनुसार, कोई कार्यकुशलता के अनुसार, ठीक है, आनुवंशिकता के अनुसार, और भी आधार हो सकते हैं। उन आधारों के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, अलग वर्ग बन जाता है। इनके आधार पर लोगों का एक विशिष्ट वर्ग बन जाता है, और वो वर्ग है वो अपने नेतृत्व क्षमता को अपने पास में रखता है या संगठन को अपने पास में रखता है। तो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के अनुसार समाज में दो वर्ग हुए। फिर यदि आगे बढ़े तो दो वर्गों का जो विभाजन का जो आधार था वो करे आर्थिक नहीं है, आर्थिक नहीं,
आर्थिक नहीं तो कौन से आधार होंगे, तो इन्होंने अलग से ये अलग अलग आधार बताए। इन आधारों पर समाज दो वर्गों में होता है, एक विशिष्ट वर्ग हो जाता है जो साधन संपन्न होता है, दूसरा कमजोर वर्ग होता है। तो ये हो गया। अब यदि इसके बारे में याद करें, ये जो वर्ग विभाजन है, इस वर्ग विभाजन को समाप्त किया जा सकता है या फिर नहीं, तो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत में ये वर्ग विभाजन हमेशा समाज में रहता है। समाज में सब लोग समान नहीं होते हैं और समान नहीं होने के कारण कुछ लोगों में अलग से क्षमता होती है, उसके आधार पर वो अपने आप में विशिष्ट हो जाते हैं। तो इसमें ये जो है, इसमें परिवर्तन संभव नहीं है, और परिवर्तन जब संभव नहीं है तो इसका कोई परिवर्तन का कोई माध्यम भी नहीं हो सकता। तो ये विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत कहते हैं। तो ये दो सिद्धांत हो गए। इसको आप दोनों आपको यदि कंपैरेटिव देखें, वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत और विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत कह रहा है कि ये जो है, इस विभाजन वर्ग में हमेशा समाज में दो वर्ग है। विशिष्ट वर्गीय भी सिद्धांत कह रहा है समाज में दो वर्ग, ये दोनों में समान है। ये भी दो वर्ग मानता है, ये भी दो वर्ग मानता है। ये दो वर्ग, उनका नाम है बुजुर्ग वर्ग और सर्वहारा वर्ग। ये कह रहा है ये जो दो वर्ग है, एक विशिष्ट वर्ग और दूसरा सामान्य वर्ग। ये कह रहा है कि जो वर्ग विभाजन का जो आधार है वो आर्थिक है, लेकिन विशिष्ट वर्गीय जो सिद्धांत है ये कह रहा है कि जो वर्ग विभाजन का आधार है वो आर्थिक नहीं है, इसके साथ साथ में अलग अलग वर्ग विभाजन के आधार है। इसमें जो शोषण है, जो शोषणकारी व्यवस्था है, तो वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत ये कह रहा है कि शोषणकारी व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन ये जो सिद्धांत है इसे विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, विशिष्ट वर्ग को आप समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया इन दोनों का। अब अपन अगले सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। वर्ग प्रभुत्व और विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के बाद में यदि बात करें, नारीवादी सिद्धांत। नारीवादी सिद्धांत आगे यदि अपन बात करें, ये बिल्कुल साधारण सा सिंपल सा सिद्धांत है। नारीवादी सिद्धांत ये कह रहा है कि समाज में भी दो वर्ग है। ये भी सिद्धांत मान रहा है दो वर्ग, पिछले सिद्धांतों की तरह कि दो वर्ग है, एक पुरुष वर्ग और दूसरा स्त्री। और जो ये है तो ये भी मान रहा है कि समाज में वर्ग दो वर्ग है, एक स्त्री और दूसरा पुरुष। यानी नारीवादी सिद्धांत कह रहा है कि समाज दो वर्गों में बटा है, एक स्त्री और एक दूसरा पुरुष। और वो कह रहे ये विभाजन का जो आधार है, नारीवादी सिद्धांत कह रहा है कि समाज में जो वर्ग विभाजन का आधार है, वर्ग विभाजन का आधार, इस वर्ग ये कह रहा है कि समाज में वर्ग विभाजन का जो आधार है वो लैंगिक है, लिंग के आधार पर। समाज में लिंग के आधार पर वर्ग का विभाजन किया है। पुरुष प्रधान समाज है और हमेशा जो पुरुषवादी समाज है या जो पुरुष वर्ग है वो नारीवादी या नारी वर्ग पर शोषण करता है। यानी जो सिद्धांत है ये शोषणकारी सिद्धांत है। वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत भी कह रहा है कि समाज में दो वर्ग है, एक वर्ग शोषण करता है, दूसरे का शोषण होता है। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत भी ये कह रहा था कि समाज में दो वर्ग है, एक वर्ग शोषणकारी होता है, दूसरा शोषित वर्ग होता है। वैसे ये कह रहा है कि स्त्रियों और पुरुषों के आधार पर या लिंग के आधार पर जो सामाजिक वर्ग विभाजन हुआ है उसमें पुरुष हमेशा स्त्रियों पर शोषण या स्त्रियों का अत्याचार करते हैं, उसके ऊपर आगे बढ़ने का मौका नहीं देते हैं। तो ये सिद्धांत कह रहा है। अब ये नारीवादी सिद्धांत ये कह रहा है कि इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, यानी परिवर्तन की संभावना है, परिवर्तन किया जा सकता है। वर्ग विभाजन है, इसको समाप्त किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। अब वर्ग विभाजन को समाप्त किया तो जा सकता है। अब वर्ग विभाजन को आप समाप्त कैसे करेंगे? तो नारीवादी ये करें कि समाज में वर्ग विभाजन को समाप्त करने के लिए नारी मुक्ति आंदोलन किया जाना आवश्यक है। तो समाप्त तो किया जा सकता है, और जो इसका साधन है, वर्ग विभाजन को समाप्त करने का जो साधन है वो है आंदोलन। और वो आंदोलन कौन सा है? नारी मुक्ति आंदोलन। महिलाओं का जो समाज में शोषण हो रहा है, नारी मुक्ति आंदोलन। तो नारी मुक्ति आंदोलन के द्वारा समाज में जो लैंगिक वर्ग विभाजन किया गया है, उस लैंगिक वर्ग विभाजन को आप समाप्त कर सकते हैं। तो ये नारीवादी सिद्धांत कह रहा है। और अब यदि अपन और बात करें वर्ग विभाजन के सिद्धांतों में,
तो सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है, जो नहीं मानता कि समाज में वर्ग है, तो शक्ति के सिद्धांतों के द्वारा अपन चौथे सिद्धांत को पढ़ रहे हैं, बहुलवादी सिद्धांत। ये जो बहुलवादी सिद्धांत है, ये बहुलवादी सिद्धांत ये कह रहा है कि जो पिछले जो 3 सिद्धांत थे, वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत को भी अपन ने पढ़ा, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत को भी अपन ने अभी पढ़ा, और नारीवादी, ये जो तीनों सिद्धांत थे, इन तीनों सिद्धांतों में एक सामान्य से कॉमन सी बात थी। वो बात ये थी कि समाज में 2 वर्ग है। ये अलग बात है कि वो दोनों वर्ग अलग मानते हैं, लेकिन तीनों सिद्धांत कह रहे हैं कि समाज में 2 वर्ग रहे हैं, और वो 2 वर्ग है, एक शोषणकारी वर्ग और एक शोषित वर्ग। अब इन्होंने अलग अलग नाम दिया, तो एक ने कहा भाई बुजुर्ग वर्ग और सरवारा वर्ग, दूसरे सिद्धांत करेगा विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत और सामान्य सिद्धांत, ये करेगा स्त्री और पुरुष। अब ये जो बहुलवादी सिद्धांत है, इन तीनों सिद्धांतों से हटकर है। ये बहुलवादी सिद्धांत ये नहीं मानता है, या बहुलवादी सिद्धांत समाज में 2 वर्गों को नहीं मानता है। ये कह रहा है कि समाज में अनेक वर्ग है, यानी ये है वर्ग, समाज में 2 वर्ग की जगह अनेक वर्ग है। तो पहली बात स्पष्ट होगी, ये बहुलवाद सिद्धांत, बहुल का अर्थ ही होता है एक से अधिक, ठीक है। तो बहुलवाद ये कह रहा है कि समाज में 2 वर्ग नहीं है, समाज में अनेक वर्ग होते हैं जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। तो ये कि समाज में अनेक वर्ग है। दूसरा, ये जो वर्ग है परस्पर आश्रित होते हैं। समाज में ऐसा कोई वर्ग नहीं होता जिसको अपन शोषणकारी वर्ग कह सकते हैं। ये कह रहे हैं बहुत अनेक वर्ग है, और प्रत्येक वर्ग है वो एक दूसरे पर आश्रित है। हर वर्ग को दूसरे वर्ग की जरूरत पड़ती है, इसलिए किसी एक वर्ग को अपन नहीं कह सकते हैं कि वो शोषणकारी वर्ग है। यहाँ जो शक्ति है वो समाज के सभी वर्गों में निहित होती है, न कि पिछले सिद्धांतों की तरह एक वर्ग में। तो ये मानता है कि जो शक्ति है वो शक्ति समाज के सभी वर्गों के पास में रहती है। शक्ति का जो प्रयोग है वो समाज के सभी वर्ग मिलकर करते हैं। हर वर्ग है वो एक दूसरे पर आश्रित है, इसलिए शक्ति का जो प्रयोग है वो कोई एक वर्ग नहीं करे। ये करेगा समाज में जो व्यवस्था है वो शोषणकारी व्यवस्था नहीं है। ये जो बहुलवादी जो धारणा है ये भारतीय धारणा है। ये जो शक्ति की जो बहुलवादी सिद्धांत है ये भारतीय अवधारणा है। ये जो सिद्धांत या बहुलवादी जो सिद्धांत है ये भारतीय अवधारणा है, और इस अवधारणा के तहत शोषणकारी व्यवस्था को पर विशेष तौर से बल नहीं किया जाता है। ये जो व्यवस्था है वो शोषण की जगह पर परोपकार पर ध्यान देता है। शोषण की जगह परोपकार। एक बात तो ये ध्यान रखना, ये भारतीय अवधारणा, ये अवधारणा कह रही है कि समाज में शोषण नहीं हो, शोषण की जगह परोपकार पर विशेष तौर से ये बल देती है। और ये करिए कि जो समाज में जो शक्ति है तो शक्ति का प्रयोग शोषण के लिए नहीं किया जाए। शक्ति का जो प्रयोग है वो सामाजिक हित में हो। शक्ति का जो प्रयोग है वो समाज के हित में हो, समाज हित में, जिसको अपन कहते हैं कल्याणकारी। शक्ति का जो प्रयोग है वो समाज हित में या कल्याणकारी रूप से होना चाहिए। साथ ही साथ बहुलवाद सिद्धांत ये भी कह रहा है कि जो समाज में जो कमज़ोर वर्ग है तो शक्ति का प्रयोग उन कमज़ोर वर्गों को साथ में लेकर के विकास करने के रूप में होना चाहिए, न कि शक्तिशाली वर्ग के द्वारा कमज़ोर वर्ग को दबाना। तो वो ये कह रहा है कि जो कमज़ोर वर्ग है, कमज़ोर वर्ग को साथ में लेकर, कमज़ोर वर्ग को साथ लेकर विकास करें। तो इन तीनों सिद्धांतों में सबसे बेहतरीन सिद्धांत ये है कि समाज वर्तमान व्यवस्था में यदि अपन देखें तो समाज में कोई ऐसा वर्ग नहीं जो शोषणकारी उसको नाम दे सकते। समाज में जितने भी वर्ग है, जो भी वर्ग है वो पूर्ण रूप से स्वायत्त है, यानी स्वतंत्र है, लेकिन एक दूसरे पर आश्रित है। एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग की सहायता की जाती है। तो ये तो हो गए
शक्ति के सिद्धांत। यदि इन सिद्धांतों को चारों को अपन यदि थोड़ा सा तुलनात्मक देख लें, अपने 4 सिद्धांतों को देखा, वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, नारीवादी सिद्धांत और बहुलवादी सिद्धांत। इन सिद्धांतों को यदि तुलनात्मक अध्ययन करें, एक बार शॉर्ट में शक्ति सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन। चारों सिद्धांतों को देख तुलनात्मक रूप से, यदि पहले सिद्धांत को देखें, विवेश्य यानी इसके आधार पर पहले लिख देते हैं वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, नारीवादी सिद्धांत, और बहुलवादी सिद्धांत। ये अपन ने सारणी देख ली। अब अपन यदि देखें विवेशी वेश्य का मतलब है एक आधार लेंगे, ठीक है ना, कि इनके आधार पर इन चारों पर क्या बात है। जैसे देखो ये जो सिद्धांत है इसका आधार क्या है, सैद्धांतिक आधार। तो वर्ग प्रभुत्व सिद्धांत का जो मूल आधार है वो क्या है, मार्क्सवाद, मार्क्सिज्म। वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत का आधार है मार्क्सवाद। इसका जो आधार है वो विशिष्ट वर्गवाद, विशिष्ट वर्गवाद, एलिटिज्म। इसका आधार है एलिटिज्म। और यदि इसके बाद में इसका नारीवादी को बात करें तो इसका आधार है नारीवाद, फेमिनिज्म, फेमिनिज्म। और इसका यदि अपन बात करें बहुलवादी सिद्धांत का तो है बहुलवाद, बहुलवाद, प्लुरलिज्म। ये पहली चीज, यानी पहले इसका सबका निर्धारण करें भाई, वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत का आधार है मार्क्सवाद यानी मार्क्सिज्म। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का जो मूल आधार है वो विशिष्ट वर्गवाद है, एलिटिज्म। और नारीवादी सिद्धांत का मूल जो आधार है वो नारीवाद है, और जिसको अपन फेमिनिज्म कह सकते हैं। और ये बहुलवादी सिद्धांत का जो आधार है वो बहुलवाद है, प्लुरलिज्म। अब इसके बाद यदि करें विभाजन की जो प्रकृति है, अब दूसरा पॉइंट यदि अपन बात करें विभाजन की विभाजन की प्रकृति की यदि अपन बात करें तो इन सब सिद्धांतों में विभाजन की प्रकृति की बात करें तो ये जो विभाजन की प्रकृति है, ये वर्ग है वो विभाजन किस आधार पर कर रहा है, तो विभाजन की प्रकृति है वो धनी और निर्धन। ये जो वर्ग प्रभुत्व सिद्धांत के समाज में जो विभाजन प्रकृति, एक धनवान वर्ग होता है और दूसरा कौन सा वर्ग होता है, निर्धन वर्ग होता है। ये करा है जो विभाजन है वो समाज में किस आधार पर हो जाता है, विशिष्ट वर्ग और सामान्य वर्ग। यहाँ समाज दो वर्गों में बढ़ गया, एक धनी वर्ग और या निर्धन वर्ग। यहाँ जो समाज का जो वर्ग विभाजन तो हुआ था, तो वो विभाजन एक समाज एक वर्ग हो गया विशिष्ट वर्ग और दूसरा हो गया सामान्य वर्ग। यहाँ सीधी सी बात है, नारीवादी में समाज में दो वर्ग तो हुए, तो एक हो गया स्त्री और दूसरा पुरुष। अब यहाँ देखो यदि बहुलवाद की अपन बात करें तो बहुलवाद में अपन मानते हैं समाज में दो वर्ग तो होते नहीं, इसने कहा समाज में दो वर्ग नहीं है, अनेक वर्ग है। तो यहाँ अपन यदि देखें तो विभाजन है वो समाज का विभाजन है अनेक स्वायत्त समूह। तो बहुलवाद करेगा समाज में दो वर्ग नहीं होते, बाकी वाले ये सब करें यहाँ पर दो वर्ग, एक धनी वर्ग निर्धन वर्ग, या विशिष्ट वर्ग सामान्य वर्ग स्त्री पुरुष वर्ग, लेकिन यहाँ पर
अनेक वर्ग है। अब यदि आगे बात करें शक्तिधारक, समाज में जो वर्ग शक्तिधारक है, शक्तिधारकों की भूमिका। समाज है, अब समाज में जिस वर्ग के पास में ये जो चारों वर्ग है वो कह रहा है कि किसी न किसी वर्ग के पास में ताकत है, शक्ति का प्रयोग है, तो यहाँ शक्तिधारकों की जो भूमिका है, विशिष्ट वर्ग में शक्तिधारकों की भूमिका क्या है, वर्ग प्रभुत्व में शक्तिधारकों की भूमिका क्या है, विशिष्ट वर्ग में भूमिका क्या है, नारीवाद में भूमिका क्या है। तो अपन को सीधी सी बात है, यहाँ वर्ग प्रभुत्व है तो यहाँ जो शक्तिधारक है वो धनवान वर्गों के पास में, यानी जिसको अपन बुजुर्ग वर्ग कहते हैं, और यहाँ जो शक्तिधारकों का जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो है शोषण करना। शक्तिधारकों की जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो शोषण करना। यहाँ है वो है संगठन व नेतृत्व। ये विशिष्ट वर्ग की जो सिद्धांत कह रहा है कि समाज में जिस वर्ग के पास में ताकत है, यानी जो शक्तिधारक वर्ग है, उस शक्तिधारक की जो भूमिका है वो संगठन और नेतृत्व की क्षमता को, यानी संगठन और नेतृत्व पर अपनी पकड़ मजबूत करना, यानी संगठन और नेतृत्व इनके पास में रहता है। अब यदि नारीवादी की बात करें तो नारीवादी सीधी बात करें कि भाई पुरुषों के द्वारा स्त्रियों का शोषण हो रहा है, तो यहाँ जो शक्ति है वो है पुरुषों के बाद में, और यहाँ जो है वो इसका भी क्या है, शोषण। बहुलवाद की बात करें, बहुलवाद में जो शक्तिधारक है कोई एक नहीं है, बहुलवाद में जो शक्तिधारक है सभी है, ताकत सभी वर्गों के पास में है, तो वो है वो इनमें शोषण की बात हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर है परस्पर लाभ। ये बात मेरे हिसाब से आपको समझ आ गई कि वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत में जो शक्तिधारी वर्ग है वो धनी वर्ग, ये शक्तिधारी वर्ग, इसका काम है शोषण। इसमें जो शक्तिधारी है वो विशिष्ट वर्ग है और ये संगठन और नेतृत्व पर अपनी पकड़ रखता है। नारीवादी में जो शक्तिशाली वर्ग है वो पुरुष है और वो उसका नारीवादी कह रहे हैं वो इसकी जो प्रकृति है वो शोषणकारी प्रकृति है, और ये परस्पर लाभ सबसे बेहतरीन सिद्धांत है। अनेक समूह है तो किसी एक के पास में ताकत नहीं है तो वो लाभ के दृष्टिकोण से है। अब यदि बात करें परिवर्तन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इन चारों सिद्धांतों में जो वर्तमान भूमिका है, इन वर्तमान भूमिकाओं में परिवर्तन किया जा सकता है या फिर नहीं है। तो अपन ने पहले इसको अपन डिटेल पढ़ाते हैं, तो ये जो परिवर्तन है वो परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है या परिवर्तन की कोई संभावना नहीं। या यदि बात करें तो परिवर्तन हो सकता है, और या आप देखो दिमाग लगाओ परिवर्तन की ज़रूरत है ही नहीं। क्यों? परिवर्तन की ज़रूरत वही होती है जहाँ पर समस्या होती है, यहाँ पर अपन को कोई न कोई दिक्कत आती है। यहाँ कोई दिक्कत है नहीं, समाज में सभी वर्ग है एक दूसरे की सहयोग कर रहे हैं, भातृत्व भावना से रह रहे हैं, लाभ परस्पर लाभ के दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं, व्यवस्था एकदम संतोषजनक है, तो यहाँ परिवर्तन की कोई ज़रूरत नहीं। ज़रूरत नहीं है, यानी परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो व्यवस्था है वो परिवर्तन हो सकती है। अब अपन यदि अंतिम बात इसमें करें, परिवर्तन जहाँ पर परिवर्तन की ज़रूरत है, परिवर्तन की ज़रूरत है तो परिवर्तन का साधन क्या हो सकता है? परिवर्तन का साधन तो वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत में परिवर्तन का जो साधन है वो क्रांति, जिसको अपन कह सकते हैं समाजवादी क्रांति, समाजवादी क्रांति। इसमें कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि यहाँ पहले था, या परिवर्तन की संभावना नहीं बन रही है तो कोई साधन नहीं है, संभावना बन रही है तो साधन है, या परिवर्तन की संभावना बन रही है, परिवर्तन किया जा सकता है, भेदभाव या शोषणकारी व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है। तो नारीवादी ने इसका सॉल्यूशन दिया है कि नारी मुक्ति आंदोलन, नारी मुक्ति आंदोलन। और यहाँ आवश्यकता है नहीं परिवर्तन की, क्योंकि यहाँ परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है तो किसी साधन की भी आवश्यकता नहीं। तो ये है, इसको एक बार मैं इस तरफ हट जाता हूँ, आप देख लो। अपने इस अध्याय में पढ़ा शक्ति के विभिन्न सिद्धांत, और उनको एक एक करने के बाद में इनका अपन तुलनात्मक, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो लिखने के लिए। तो इसका अपने तुलनात्मक अध्ययन करिए, यानी पूर्व को सारांश के रूप में, यानी पहला सिद्धांत, दूसरा, तीसरा, चौथा मार्क्सवाद पर आधारित है, विशिष्ट वर्गवाद पर आधारित, नारीवाद पर आधारित और बहुलवाद पर आधारित।
दो वर्ग मानता है, एक धनी एक निर्धन। धनी वर्ग को बुजुर्ग वर्ग कहते हैं, निर्धन वर्ग को सरवारा वर्ग कहते हैं। शक्ति है वो इस धनी वर्ग के पास में है और इनका यानी ये जो है शोषक वर्ग और ये वर्ग है शोषित। यहाँ विशिष्ट इसके पास में शक्ति है, इसके पास में शक्ति नहीं है। यानी ये है इस वर्ग का जो भी निम्नतर है ये वर्ग और ये उच्चतर है। इसमें स्त्री और पुरुष है दो वर्ग, ये शक्तिशाली और ये शक्तिशाली नहीं, और इसमें सभी समूह स्वायत्त है। ये जो है शक्ति जिसके पास में है उसका काम है शोषण करना, या जो व्यवस्था है संगठन पर अपना नेतृत्व रखना या संगठन और नेतृत्व पर अपना व्यवस्था स्थापित करनी, या ये व्यवस्था शोषणकारी व्यवस्था, और यहाँ परस्पर लाभ। इस व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत कह रहा है इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। नारीवादी सिद्धांत कह रहा है जो महिलाओं का शोषण हो रहा है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, और यहाँ परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि पहले से ही लाभकारी व्यवस्था है। अब यदि परिवर्तन किया जा सकता है तो परिवर्तन का जो साधन है वो वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत कह रहा है कि समाजवादी क्रांति के माध्यम से परिवर्तन किया जाएगा, या कोई ज़रूरत नहीं है, या नारी मुक्ति आंदोलन चला करके महिलाओं के हित में काम किया जा सकता है, और यहाँ कोई आवश्यक नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये शक्ति के जो विभिन्न सिद्धांत है ये समझ में आगे होंगे। आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे शक्ति का बल और प्रभाव के साथ में क्या संबंध है।